एक ऐसी फॉर्मेशन जिसने स्पेन को यूरो चैंपियन बनाया एंड दूसरी तरफ शायद ईगोर टीमैच के सैक होने की वजह बनी। तो आज के इस एपिसोड में हम उस फॉर्मेशन की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द 4-2-3-1 फॉर्मेशन एंड व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या इंडिविजुअल रोल्स होते हैं प्लेयर्स के इस फॉर्मेशन में, अटैक डिफेंस क्या होता है, एंड एट द सेम टाइम क्या थोड़ी एडवांटेजेस एंड थोड़ी डिसएडवांटेजेस क्या होती है इस फॉर्मेशन की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एंड हम दो टीम्स को एनालाइज करेंगे, जहां पे एक तरफ स्पेन जिन्होंने सक्सेसफुली यूरो का टाइटल जीता एक ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हुए, एंड दूसरी तरफ हमारी इंडियन नेशनल टीम जो शायद नए मैनेजर मनोलो मार्केस के अंडर भी इसी फॉर्मेशन में खेलेगी। तो हम समझेंगे कि ये स्पेन के लिए क्यों काम किया एंड सिमिलरली इंडिया के लिए क्यों काम नहीं किया, एंड हमको इसमें पता चलेगा कि प्लेयर के इंडिविजुअल एबिलिटीज़ एंड रोल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो एपिसोड में आगे बढ़ते हैं एंड इन टुडेज एपिसोड हम समझेंगे व्हाट इज़ द 4-2-3-1 फॉर्मेशन एंड व्हाई इट इज़ सो कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न डे फुटबॉल। तो यार अब हम इस फॉर्मेशन अगेन अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है, बड़ा सिंपली पुट 4 डिफेंडर्स, 2 सेंटर बैक्स, 2 फुल बैक्स, 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स, 3 अटैकिंग मिडफील्डर्स कह सकते हो, या 1 नंबर 10 और 2 विंगर्स एंड 1 नंबर 9 या सेंट्रल स्ट्राइकर। तो बड़ी सिंपल फॉर्मेशन है, ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल है। पर अब हम इसमें ना रोल समझेंगे एंड समझेंगे कि हमको रियलाइज होगा कि हर एक प्लेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एंड उस पर्टिकुलर प्लेयर को उस रोल में आना एंड उसका इंडिविजुअली एबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं ताकि वो इस पर्टिकुलर रोल में एक्सेल कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं दोनों सेंटर बैक्स पे। आपने देखा यार कि एक बहुत बड़ा फीचर जो स्पेन का था इस यूरोज में वॉज प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, राइट। एंड इसमें उनके ना सेंटर बैक्स की बॉल प्लेइंग एबिलिटी वॉज अ ग्रेट फैक्टर, जहाँ पे बोथ आइमेरिक लपोर्ट एंड ली नॉर्मो दोनों बहुत अच्छे बॉल प्लेयर्स थे, बॉल कैरियर्स थे। चाहे वो शॉर्ट क्विक पासेस हो, चाहे वो लॉन्ग बॉल्स हो टू एल्वेरो मोराटा और द निको विलियम्स और लामीन यमाल, ली नॉर्मो और ये लपोर्ट दोनों ये चीज़ें बहुत अच्छे कर रहे थे। तो अगर सेंटर बैक्स की क्वालिटी देखी जाए तो उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी इज अ वेरी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 4-2-3-1 फॉर्मेशन एंड स्पेशली अगर हम स्पेन की बात कर रहे हैं। अब आते हैं दोनों फुल बैक्स पे। अब दोनों फुल बैक्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो बहुत इंजन वाले फुल बैक्स हो कि अप एंड डाउन कर सके, बिकॉज फुल बैक्स का रोल जितना डिफेंस में है उतना ही अटैकिंग साइड में, प्रॉब्ली शायद अटैकिंग वाइज उनका रोल ज़्यादा है, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे 2 पिवट से खेलते हैं, 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स के साथ खेलते हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज होल्डिंग मिडफील्डर्स ड्रॉप बैक एंड जो आपके फुल बैक्स होते हैं वो आगे बॉल प्रोग्रेसर्स भी होते हैं, विड्थ प्रोवाइड करते हैं टीम को एंड बहुत अटैकिंग वाइज उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप देखोगे ना कुकुरेया और डानी कार्वाहाल, शायद अगर बोलूँ मैं इतने डिफेंसिवली साउंड नहीं बोलूँगा मैं कि दे आर्ट द बेस्ट ऑफ फुल बैक्स व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग, बट उनका जो अटैकिंग गेम है, उनकी पोजिशनल अवेयरनेस है, जो उनकी अटैकिंग साइड है, आई थिंक वॉज प्रॉब्ली वन रीज़न कि उन दोनों का बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। एंड एट द सेम टाइम जहाँ कुकुरेया को बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे लास्ट सीजन, ही वॉज इन द टीम ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द यूरोज इज वेल। तो अगेन फुल बैक्स अगर रोल करें, अगेन वेरी इंजन होना चाहिए, मतलब स्टैमिना अच्छा खासा होना चाहिए कि अप एंड डाउन कर सके। एंड आई थिंक इसमें उनका अटैकिंग आउटपुट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन प्रॉबली देयर डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमने चारों डिफेंडर्स की बात कर ली। अब आते हैं जो प्रॉब्ली आई थिंक तो की फीचर है या की प्लेयर्स हैं इस फॉर्मेशन की सक्सेसफुल होने के लिए, एंड जहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल्स दोनों के बड़े ज़रूरी हो जाते हैं, आर द 2 पिवट्स। तो जो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स है ना, लोग ना जब भी सोचते हैं ना 4-2-3-1 के बारे में, तो लोग सोचते हैं यार कि थोड़ी सी डिफेंसिव फॉर्मेशन है क्योंकि मैं 2 पिवट्स यूज़ कर रहा हूँ या 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो लोग सोचते हैं बहुत डिफेंसिव फॉर्मेशन है ये। ऑन द कॉन्ट्ररी यार, आई थिंक दैट बहुत बैलेंस फॉर्मेशन है। जो 2 पिवट्स हैं अगर उनका रोल बड़ा क्लियर है तो एक बहुत बैलेंस्ड फॉर्मेशन और बहुत बैलेंस्ड टीम बनाती है 4-2-3-1। एंड वही हमने स्पेन को देखा, जहाँ पे स्पेन अटैकिंगली भी बहुत डोमिनेट कर रही थी, एट द सेम टाइम स्पेन डिफेंसिवली वल्नरेबल नहीं लग रही थी, राइट। डिफेंसिवली उनका कवर हमेशा लगता था, रॉड्री या फाबियन रूइज दोनों वापस आ जाते थे। तो अगेन ऑन द कॉन्ट्ररी
बड़ी बैलेंस फॉर्मेशन लगती है मुझे 4-2-3-1, जो हमने स्पेन के साथ इस टूर्नामेंट में देखा भी है। तो अगेन हम रोल्स की बात कर रहे थे, तो जो हमारे दो होल्डिंग मिडफील्डर्स है ना, उनमें से जो आपका एक होल्डिंग मिडफील्डर है वो आपका पिवट वाला काम करेगा, जो आपका गेम डिस्ट्रॉयर या इंटरसेप्टर होता है, या जो बॉल मतलब दोनों डिफेंडर्स के साथ आके 3 एट द बैक वाली फॉर्मेशन बना देता है, जो स्पेन की टीम के लिए रॉड्री ने किया था। ठीक है, रॉड्री यूज टू सिट बैक, दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स के बीच में आ जाएगा जब आके फुल बैक्स आगे होते थे, एंड रॉड्री वुड सिट डाउन एंड डिक्टेट द प्ले, चाहे लॉन्ग बॉल हो, चाहे फुल बैक से या मिडफील्डर से बॉल रिसीव करना एंड आगे पासेस को डिस्ट्रीब्यूट करना टू द नंबर 10, टू द विंगर्स। ऑन दी अदर हैंड जो आपका दूसरा होल्डिंग मिडफील्डर होता है वो मोर और लेस बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, आपका बॉल कैरियर होता है, जो इस स्पेनिश टीम में जो काम फाबियन रुइज ने किया था। फाबियन रुइज ना आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड गाइस इस टूर्नामेंट में। आई डेफिनेटली थिंक ही वाज प्रॉब्ली द टॉप 3 कंटेंडर्स फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज जो उनकी बॉल प्रोग्रेसिंग थी, जो उन्होंने टाइट स्पेसेस में बॉल कंट्रोल करी, एंड जब उनको डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन में भी आना पड़ता था, यू कुड ऑलवेज सी कि फाबियन रुइज डिफेंसिवली भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कभी बॉक्स में आके इंटरसेप्ट कर रहे हैं, या ऑपोजिशन विंगर का, ऑपोजिशन फुल बैक का ओवरलैपिंग रन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था फाबियन रुइज का। बट जनरली भी दोनों होल्डिंग मिडफील्डर्स में से एक आपका पिवट होता है और दूसरा होता है आपका बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जो बॉल कैरियर होता है, जो लेट रन्स मारता है कई कई बार बॉक्स में अगर कोई फुल बैक या कोई विंगर क्रॉस कर रहा है। तो ये आपके हो गए 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स के रोल। अब आते हैं हम आपके अटैकिंग 3, फ्रंट 3 पे, जो आपका नंबर 10 और 2 विंगर्स हो गए। अगर हम दोनों विंगर्स की बात करें, एक बड़ा ज़रूरी चीज़ इसमें ये है कि आपके दोनों विंगर्स ना थोड़े पेसी विंगर्स हों और 1-on-1 सिचुएशंस में अच्छे हों। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जब इन 4-2-3-1 में आप ना बॉल विंग्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स द विंगर्स आर 1-on-1 विद द ऑपोजिशन फुल बैक और ऑपोजिशन डिफेंडर्स, राइट। एंड यहीं पे आपकी लॉन्ग बॉल्स जो डिफेंडर्स खेलते हैं, जो आपके सेंटर बैक्स खेलते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके विंगर्स हैं वो गुड 1-on-1 और गुड पेसी विंगर्स हो। एंड ये दोनों चीज़ लामीन यमाल और निको विलियम्स स्पेनिश फुटबॉल टीम को दे रहे थे, राइट। तो अगर हम फुल बैक विंगर्स की बात करें तो ये उनका बड़ा सिंपल सा रोल है। अब आते हैं नंबर 10 के बारे में। तो जो नंबर 10 का रोल है यार, नंबर 10 की ना बड़ा फ्री रोम वाला रोल है कि ही कैन सिट बिहाइंड द सेंटर फॉरवर्ड। अगर लॉन्ग बॉल्स खेलते हैं सेंटर बैक, तो नंबर 9 से फ्लिक ऑन्स लेना, या नंबर 9 अगर ड्रॉप कर रहा है, थोड़ा मिडफील्ड में आ रहा है, देन वो नंबर 9 की जगह ले रहा है आगे जाके। तो ये रोल ना पहले पेड्री कर रहे थे, बाद में डैनी ओल्मो ने बड़े अच्छे से ये रोल किया, जहाँ पे वो बॉक्स में भी लेट रन्स मार रहे थे। आई थिंक जो क्वार्टर फाइनल में गोल मारा था, आई थिंक डानी ओल्मो ने, जर्मनी के अगेंस्ट, आई थिंक वो भी यही था कि एक लेट रन मारा उन्होंने बॉक्स में, लामीन यमाल ने उनको क्रॉस किया था। तो जो नंबर 10 का रोल है ना, बड़ा फ्री रोम वाला रोल है, जहाँ पे वो नंबर 9 की जगह चले जाते हैं, या वो प्ले मेकर वाला एक्ट करते हैं, जहाँ पे वो विंगर्स को बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या अगर आपका बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर अगर लेट रन मार रहा है बॉक्स में तो उसको फाइंड कर रहा है। तो अगेन नंबर 9 बड़ा ट्रेडिशनल नंबर 10 है, फ्री रोम का चांस मिलता है, सेकंड स्ट्राइकर कह लो उनको, नंबर 9 के पीछे ड्रॉप बैक करता है एंड प्लेज डिफरेंट रोल, जहाँ पे कभी वो विंग पे चले जाएगा, कभी सेंट्रल में रहेगा, कभी वो नंबर 9 के भी आगे चला जाएगा। तो ये रोल डैनी ओल्मो ने लास्ट के 3-4 मैचेस में बहुत ब्रिलियंटली प्ले किया। एंड लास्टली अब आते हैं हम नंबर 9 पे, जो सेंट्रल स्ट्राइकर है। अब सेंट्रल स्ट्राइकर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो उसका ना होल्ड अप प्ले बड़ा अच्छा हो, क्योंकि ये ना जो 4-2-3-1 में ज़रूरी नहीं है कि आप अटैक बस एक तरीके से करो, कि सिर्फ बिल्ड फ्रॉम द बैक इकलौता तरीका नहीं हो सकता। बिकॉज अगर आपका प्ले फ्रॉम द बैक अगर ऑपोजिशन ने टैक्टिकली काउंटर कर दिया हाई प्रेस से, देन यू नीड टू हैव अ रूट जिससे वो रिलीज कर सके आपका गोलकीपर या सेंटर बैक्स बॉल। तो ये रोल ना एल्वेरो मोराटा ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। येस, उन्होंने गोल नहीं मारा टूर्नामेंट में, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ गोल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट वो होल्ड अप प्ले वाला रोल उन्होंने बहुत अच्छा किया था स्पेन के लिए, जहाँ पे वो बहुत सारे फ्लिक ऑन्स कर लेते थे विंगर्स के लिए, और ही वुड जस्ट होल्ड द बॉल टू हिज चेस्ट और पास द बॉल बैक टू वन ऑफ द मिडफील्डर्स। तो अगेन एक की कैरेक्टरिस्टिक इसमें यही है कि टॉल हो, सेंटर फॉरवर्ड आपका होल्ड अप प्ले बड़ा अच्छा हो,
एंड यही चीज़ जब थॉमस टूकल भी होता था आपका बायर्न म्यूनिक में, बायर्न भी मोर और लेस सिमिलर फॉर्मेशन से खेलती थी, जहाँ पे आपके गोरेट्स्का और किमिच होते थे आपके होल्डिंग मिडफील्डर्स, लेवेंडोस्की आपका नंबर 9 होता था, साने ग्नाब्री आपके विंगर्स होते थे, एंड थॉमस मुलर वुड प्ले एज द नंबर 10 या फिर जो सेकंड स्ट्राइकर वाली पोजीशन खेलता था। तो अगेन बहुत नई फॉर्मेशन नहीं है, बहुत टीम्स इसको अच्छे से यूज़ करती आई हैं, बट हम क्योंकि रीसेंट सी है और हमको पता है स्पेन ने टूर्नामेंट में कैसा खेला, तो मैं स्पेनिश टीम को लेके इस पूरी उसके अराउंड बात करूँगा। तो अगर हम सारे 11 के 11 प्लेयर्स की बात करें तो इंडिविजुअली दीज आर द रोल्स दैट ईच ऑफ द 11 प्लेयर्स डू। एंड अगेन गोलकीपर का मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इसमें गोलकीपर का इतना इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ वो नहीं है, just good on the ball, and that is what we saw with Unai Simon, and that is what is the role of each player, very particular role given to each player in the 4-2-3-1 formation, especially when talking about the Spanish national team. तो अब बात करते हैं यार 4-2-3-1 में अटैक यूजुअली कैसे होता है, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है 4-2-3-1 में इन पोजेशन ना, इट एंड्स अप बिकमिंग अ 3-3-3-1 वाली फॉर्मेशन, जहां पे जो आपका होल्डिंग मिडफील्डर होता है, जो पिवट जो स्पेन के लिए रॉटरी था, वो दोनों सेंटर बैक्स के साथ मिडफील्ड लाइन पे होता है। देन आपकी फुल बैक्स अलॉन्ग विद दी अदर पिवट अदर होल्डिंग मिडफील्डर वो नेक्स्ट 3 की लाइन बनाते हैं। देन आपके विंगर्स एंड नंबर 10 एक लाइन बनाते हैं 3 की, एंड देन लास्टली आपका नंबर 9 होता है। तो इन पोजीशन यूजुअली वो 3-3-3-1 वाली फॉर्मेशन बन जाती है। एंड अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस व्हेन इट कम्स टू अटैकिंग। इसमें क्या होता है, एक तो अगेन फुल बैक्स और जो विंगर्स है ना, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपका कई बार फुल बैक ओवरलैपिंग रन मारेगा, बट अगर ओवरलैपिंग नहीं मार रहा है, अगर विंगर आपका लाइन पे खड़ा है, देन आपके जो फुल बैक्स हैं वो अंदर मिडफील्ड की तरफ आ रहे हैं। एंड यही चीज़ हमने डानी कारवाहाल और कुकुरेया में भी देखी, कई बार वो ओवरलैपिंग रन मार रहे थे, जैसे जो विनिंग गोल था उसमें कुकुरेया ने ओवरलैपिंग रन मारा एंड फाइनली क्रॉस किया। एंड हमने बाकी बार ये देखा कि कुकुरेया और डानी कारवाहाल दोनों हाफ स्पेसेस में अंदर आ जाते हैं और वो विंगर्स को वाइड खेलने देते हैं, विंगर्स को 1-on-1 लेने देते हैं, और वो डी के बाहर हाफ स्पेसेस में मिडफील्ड में अंदर आ जाते हैं, राइट। तो इसमें अटैक करने के बड़े ऑप्शन होते हैं, एंड क्योंकि फुल बैक्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं अटैकिंग साइड ऑफ द गेम में, क्योंकि आपका डिफेंसिवली आपके होल्डिंग मिडफील्डर और जो 2 सेंटर बैक्स हैं वो आपको कवर दे रहे हैं पीछे। तो दिस इज वन वे इन विच अटैक टेक्स प्लेस इन द 4-2-3-1 फॉर्मेशन। एंड अगेन एक और जो बहुत बड़ा रोल क्या होता है और बहुत बड़ा फीचर क्या होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन द मिडफील्ड ना, कब जो भी बॉल पे होता है ना, उसके बाद पासिंग ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। एंड यहीं पे हम देखते हैं डायमंड्स बनते हैं, चाहे वो अगर मैं एक फुल बैक का एग्जाम्पल ले लूँ, एक फुल बैक के पास हमेशा 2 से 3 ऑप्शन हमेशा रहेंगे, चाहे वो सेंटर बैक हो, चाहे वो आपका होल्डिंग पिवट हो, चाहे वो आपका विंगर हो, ठीक है। तो आपके पास हमेशा 3 से 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिकॉज आपकी मिडफील्ड इतनी पॉपुलेटेड है, एंड बिकॉज आपके फुल बैक्स ओवरलैप या फुल बैक्स थोड़ा हाई लाइन खेल रहे हैं, तो आपके पास हमेशा ऑप्शंस होती हैं कि आप मल्टीपल पासेस खेल सको। एंड इसी में आपका जो नंबर 9 है वो भी बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर फुल बैक को क्रॉसेस डालने हैं, तो जो आपका नंबर 9 है वो दोनों सेंटर बैक्स के बीच में चले जाएगा। एंड अगर बिल्डअप फ्रॉम द बैक हो रहा है, प्ले फ्रॉम द बैक हो रहा है, कई बार लॉन्ग बॉल्स नहीं खेल रहे हैं, तो आपका सेंटर बैक कई बार डीप डाउन आ जाता है, आपकी मिडफील्ड में आ जाता है, टू गिव द विंगर्स अ चांस टू गो फॉरवर्ड, एंड वो नीचे आके बॉल रिसीव कर लेता है। तो अगेन अटैक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं टीम्स के पास, एंड यही चीज़ हमने स्पेन के लिए देखी, जहाँ पे वो यूनिडायमेंशनल नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ क्रॉसेस खेल रहे थे, और ऐसा नहीं था कि वो बड़े इंट्रिकेट बिल्डअप फ्रॉम द बैक और फाइन पासेस के थ्रू ही खोल रहे हैं। वी हैड अ मिक्स ऑफ गोल्स, जहाँ पे आपने देखा मिकेल मरीनो का गोल, चाहे लामीन यमाल ने आई थिंक एक दो और क्रॉसेस जो करे थे वहाँ पे हेड मारा, और चाहे आप बॉक्स में अल्टीमेटली आके डैनी ओल्मो जैसा गोल, या निको विलियम्स का फाइनल में जो गोल था वैसे गोल मारे। तो आपको ये ना फ्लूइडिटी देती है अलग अलग तरीके से अटैक करने के लिए। डिफेंसिवली यार फंडा बड़ा सिंपल होता है। यूजुअली जब आप 4-2-3-1 से खेलते हो तो टीम ना हाई ब्लॉक लेती है और हाई प्रेस करना चाहती है, एंड ये प्रेस यूजुअली वो क्या करते हैं, या तो वो 4-4-2 में प्रेस करते हैं, जहाँ पे जो आपका नंबर 10 आता है अपने नंबर 9 के साथ वो दोनों सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहा है,
एंड अगर वो 4-4-2 में नहीं प्रेस कर रहे देन वो 4-5-1 में प्रेस कर रहे हैं, जहाँ पे जो नंबर 9 है वो दोनों सेंटर बैक्स के बीच में चला गया, एंड जो आपका नंबर 10 है वो उनके सॉर्ट ऑफ होल्डिंग मिडफील्डर्स के आसपास घूम रहा है और पासिंग लाइंस ब्रेक कर रहा है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि अगर अब मैं 4-5-1 में डिफेंड कर रहा हूँ, ऑपोजिशन के पास ना मिडफील्ड में लाइन ब्रेक करने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं होगा, एंड क्योंकि मिडफील्ड इतनी क्राउडेड है, जो ऑप्शंस बच जाते हैं ऑपोजिशन के पास वो लॉन्ग बॉल्स बच जाती हैं, ठीक है, एंड वो विंग पे खेलना हो जाता है, एंड अल्टीमेटली क्योंकि वो मिडफील्ड से बॉल नहीं बना पाते हैं उनको क्रॉसिंग पे रिजॉर्ट करना चले जाता है। यही चीज़ हमने फ्रांस को भी देखी स्पेन के अगेंस्ट, यही चीज़ हमने इंग्लैंड को भी देखी, जहाँ पे वो मिडिल पे ज़्यादा डोमिनेट कर ही नहीं पा रहे थे बिकॉज द स्पेनिश प्लेयर्स वर क्लोजिंग डाउन स्पेसेस सो फास्ट, वो इतना हाई प्रेस कर रहे थे। तो अल्टीमेटली कितनी बार आपने देखा जॉर्डन पिकफोर्ड लॉन्ग बॉल मार रहा है, या मैनियन लॉन्ग बॉल मार रहा है, या विलियम सलीबा लॉन्ग बॉल्स क्रॉस कर रहा है। तो अ लॉट ऑफ देन डिपेंडेंसी गोज ऑन द फुल बैक्स, ऑन द विंगर्स, कि वो क्रॉस डालें बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेट क्रॉस डालें, जो अल्टीमेटली हमको इतना ज़्यादा दिखा नहीं क्योंकि लापोर्ट और लीनॉर्मो ने बहुत अच्छा डिफेंड किया, ठीक है। तो अगेन डिफेंसिवली भी बहुत, अगेन क्योंकि मैंने कहा बड़ा ही अच्छा, इट्स अ गुड मिक्स ऑफ बोथ अटैकिंग एंड डिफेंसिव स्टेबिलिटी। तो a lot of advantages both in terms of attacking wise and defensive, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब हम लास्ट आते हैं थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। अब इस फॉर्मेशन की डिसएडवांटेज क्या है यार, बहुत ना पर्टिकुलर प्लेयर चाहिए आपको वो पर्टिकुलर रोल अचीव करने के लिए, राइट। एंड क्लब फुटबॉल में तो फिर भी कई बार हो जाता है, बट नेशनल टीम में इफ यू अगर एक भी प्लेयर मिसिंग है ना, स्पेन वर वेरी लकी कि उनको उस सिस्टम के लिए हर एक प्लेयर मिल भी गया एंड ईच प्लेयर परफॉर्म देयर रोल वेरी वेल। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं इंडियन टीम की एग्जांपल लूँ यार, ठीक है, अब इसका एक बहुत बड़ा फीचर क्या है इस फॉर्मेशन की, आपको यू हैव टू बी गुड ऑन द बॉल, राइट। अनफॉर्चुनेटली इंडियन प्लेयर्स टैक्टिकली इतने एडवांस नहीं है कि वो दे आर वेरी गुड ऑन द बॉल। एंड कई बार हम क्या देखते हैं इस फॉर्मेशन की डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं आपको, कि अगर ना आपका जो 2 पिवट्स हैं और जो फ्रंट 3 हैं, जो विंगर्स और अटैकिंग मिडफील्डर है, अगर उनके बीच में थोड़ा भी ज़्यादा गैप है ना, देन प्ले फ्रॉम द बैक हो ही नहीं सकता है, बिकॉज आपकी ऑपोजिशन वो सारे अगर गैप्स फिल कर रही है एंड वो मिडिल से बॉल खेलने का मौका नहीं दे रही है, देन अनफॉर्चुनेटली द कीपर वुड हैव टू गो लॉन्ग, राइट। एंड यही चीज़ हमने इंडियन टीम के साथ देखी थी रिसेंट मैचेस में। क्या हो रहा था, इंडिया भी 4-2-3-1 से खेलती है, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैंने पहले भी बोला था बहुत आइडेंटिफाई करी, द गैप बिटवीन द मिडफील्ड 2 जो आपके 2 पिवट थे एंड जो आपके अटैकिंग 3 थे, इतना बड़ा गैप था, एंड कोई भी जो अटैकिंग 3 से बॉल रिसीव करने पीछे आ नहीं रहा था। आपके फुल बैक्स इतने ज़्यादा अटैकिंग नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग रन मारे, एंड एट द सेम टाइम सुनील छेत्री नॉट द टॉलेस्ट ऑफ मैन, तो उनको लॉन्ग बॉल्स खेल के भी अ लॉट ऑफ टाइम सुनील छेत्री वॉजंट एबल टू विन दोज 1-on-1 डुअल्स, स्पेशली लॉन्ग बॉल्स के लिए। तो एक बहुत बड़ा मिसिंग और डिसएडवांटेज है कि अगर जो फ्रंट 3 और जो मिडफील्ड 2 है, जो दोनों पिवट्स हैं, उनके बीच में ज़्यादा गैप है, देन प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक मेक इट बिकम्स वेरी ट्रिकी। अगेन एक और जो इसमें चीज़ है, अगर ऑपोजिशन 4-4-2 से खेल रही है एंड जो उनके ऑपोजिशन के जो 2 स्ट्राइकर्स हैं, अगर वो मेरे सेंटर फॉरवर्ड सेंटर बैक्स पे दे आर सॉर्ट ऑफ वो उनको बिजी रख रहे हैं, वो उनको अपने आप पे मार्क करवा रहे हैं, देन इट लीव स्पेस इन द मिडल। अगर एक दोनों में से भी आपका एक भी जो पिवट वाला बंदा है अगर वो पोजीशन में नहीं है, देन ऑपोजिशन के पास ना बीच में बड़ा ओपन एरिया बन जाता है, जहाँ पे वो अगर प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन है, देन इट गिव्स अ चांस फॉर दी ऑपोजिशन कि उस मिडफील्ड में पास अराउंड करें, लाइंस ब्रेक करें, एंड क्योंकि आपके दोनों सेंटर बैक्स एनीवेज ऑक्यूपाइड है विद द 2 सेंटर फॉरवर्ड्स, आपके पास चांसेस होता है कि आपको जो मिडफील्ड से अगर रन बज रहे हैं बॉक्स में, एक डीप से लॉन्ग बॉल भी आपको कैच आउट कर सकती है, या अगर एक भी मिडफील्ड में आपका जो प्लेयर है ऑपोजिशन का उसको रूम मिल गया, देन ही हैज़ अ चांस टू लुक अप एंड फाइंड द राइट बॉल विच अल्टीमेटली लीड्स टू अ गोल। तो अगेन इसमें ना पोजिशनल अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर दोनों में से एक भी आपका पिवट आउट ऑफ पोजिशन हुआ, इट विल अल्टीमेटली लीड टू द टीम कंसीडिंग अ गोल। तो अगेन ये थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं इस फॉर्मेशन की, जहाँ पे यू नीड वेरी पर्टिकुलर प्लेयर्स फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। अगेन हल्का सा भी एक भी आउट ऑफ पोजीशन हुआ, देन यू एंड अप सफरिंग इन द मिडफील्ड, एंड एट द सेम टाइम द बैक 2 एंड द
द टू पिवट एंड द 3 इन फ्रंट, उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. उनके बीच में भी अगर ज़्यादा गैप हुआ, इट विल बी इम्पॉसिबल टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक. एंड अगेन यही प्रॉब्लम मैंने कहा इंडिया ने भी फेस करी थी अपने सारे रीसेंट इंटरनेशनल्स में. एंड हम लोग कहते हैं इंडिया को हमेशा लॉन्ग बॉल क्यों खेलनी पड़ती है, बिकॉज इंडिया के जो 2 पिवट थे और जो फ्रंट 3 थे उनके बीच में इतना बड़ा गैप था. एंड शायद ये भी रीज़न था क्योंकि हमारी बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, हमारी पासिंग प्रिसीजन इतनी अच्छी नहीं है, दैट वी यूजुअली लॉस्ट आउट बॉल इन द मिडफील्ड. हम अच्छे पासेस ही नहीं कर पा रहे थे अगर आगे वाले थोड़ा ड्रॉप कर भी रहे थे. तो दिस वॉज इट. दिस वॉज अस टॉकिंग अबाउट जो 4-2-3-1 फॉर्मेशन से जिससे स्पेन ने डोमिनेट किया यूरोस को, एंड कैसे इंडिया के लिए फॉर्मेशन इतना सेंस नहीं और इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं बन पाई. अगेन मेजर रीजंस वही थे कि हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं थे जो उस फॉर्मेशन को इफेक्टिवली काम में ला सके. एंड एट द सेम टाइम आवर एबिलिटी ऑन द बॉल, द प्लेयर्स एट द राइट पोजिशन, एक बहुत बड़ा मिसमैच था इंडियन टीम के लिए to make the best use of this particular formation. तो let me know आप लोगों को क्या लगता है. If you want me to create more such videos on formations, and if you really like the video, subscribe to Football Unplugged. Let me know what other videos, what other tactical videos you want me to create. A lot of great content coming up. Thank you so much. Have a great day ahead.